Hello students, today is lecture 3 of chapter 1 and in this video lecture you will be studying about 3 different activities. So here is activity 1.1. In this activity you will be taking 4 to 5 centimeter long magnesium ribbon and hold it with a pair of tongs. Before burning the magnesium ribbon you will clean it with the help of sandpaper and after cleaning it with the help of sandpaper you will keep it for burning. ठीक है, तो बर्नर आपने यहाँ पे यूज़ किया है टू बर्न द मैग्नीशियम रिबन. तो जब इसकी बर्निंग होगी मैग्नीशियम रिबन की यू विल सी कि इससे एक वाइट पाउडर बनेगा एंड यू विल कलेक्ट द वाइट पाउडर. उसको आप ऐश भी बोल सकते हैं. सो यू विल कलेक्ट द ऐश और द वाइट पाउडर इन द वॉच ग्लास. तो वॉच ग्लास में आप ये जो वाइट पाउडर देख रहे हैं दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ MgO. Next picture after this is magnesium ribbon which is metallic silver in color. All right. Activity 1.1 में आपने देखा that we have burned the magnesium ribbon. तो उससे रिलेटेड 2 ऑब्जर्वेशंस जो आप देखते हैं वो ये है कि उसमें से dazzling white flame निकलती है. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन what you will write is that the dazzling white flame is seen. dazzling white flame क्या होती है? कभी आपने अगर फुलझड़ी जलाई हो तो आपको पता होगा जैसे फ्लेम उसमें से निकलती है उस फ्लेम को हम dazzling white flame बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो है मैग्नीशियम रिबन गेट्स कन्वर्टेड टू वाइट पाउडर. ठीक है. तो जो आपको पता है कि जो हमने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो एक वाइट पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें फॉर्म होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा MgO. तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी हम किसी चीज़ की बर्निंग या कंबशन करते हैं तो उसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ ऑलवेज ऑक्सीजन. ठीक है. तो हमने किसकी बर्निंग करी मैग्नीशियम की. तो एक रिएक्टेंट क्या हुआ मैग्नीशियम और दूसरा रिएक्टेंट हमेशा बर्निंग के टाइम पे क्या होता है ऑक्सीजन होता है. ठीक है. तो कंबशन हो जाए बर्निंग वन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी ऑक्सीजन. तो इसके करस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन क्या होगी वो होगी कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. ठीक है. तो मैग्नीशियम आपको ने बताया था एक रिएक्टेंट ये होगा और दूसरा ऑक्सीजन होगा क्योंकि कंबशन प्रोसेस है. तो उसमें क्या होगा Mg जो एक सॉलिड था ऑक्सीजन जो कि गैसेस फॉर्म में होता है. तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे दीज विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है सॉलिड. इनके नीचे जो कलर्स लिखे हैं वो प्लीज़ याद रखिएगा. मैग्नीशियम इज़ मेटेलिक सिल्वर इन कलर बट when it gets converted into मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है वाइट. तो ये एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. इस चैप्टर में जहाँ जहाँ पे कलर्स आपको लिखवाए जाएंगे यू हैव टू लर्न द कलर्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड और द एलिमेंट जो भी आपको बताया जाएगा. ठीक है. तो कलर्स इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक चीज़ या हर एक सब्सटेंस का कलर आपको याद रखना है. 2 questions generally come in your exams regarding this activity 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में आता है वो ये है व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशंस एज सीन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. वो ऑब्जर्वेशंस यू हैव ऑलरेडी सीन कि क्या वो 2 ऑब्जर्वेशंस होती हैं. एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट जनरली कम्स फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज दैट व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. ठीक है. तो इसको समझिए पहले कि हम इसे क्यों रब करते हैं. वो हम रब इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है लेट्स से कि ये एक मैग्नीशियम रिबन है. सो मैग्नीशियम रिबन जो होता है मैग्नीशियम वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है. एंड अगर ये मान लीजिए केमिस्ट्री लैब में ऐसे रखा हुआ है काफ़ी दिन तक सो बीइंग अ रिएक्टिव मेटल ये एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. ठीक है. तो अभी आपने रिएक्शन पढ़ी थी Mg+O2 गिव्स यू MgO. तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे स्लोली वो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ओवर दिस मैग्नीशियम रिबन. नाउ अब इस मैग्नीशियम रिबन को अगर आप सैंड पेपर से क्लीन नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसको आप बर्न करना चाहेंगे तो क्या होगा इसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है. सो उससे क्या होगा दिस ऑक्साइड लेयर विल इंटरफेयर विद द बर्निंग प्रोसेस. ठीक है. तो वो बर्निंग ठीक से नहीं होने देगा क्योंकि हम बर्न करना चाहते हैं मैग्नीशियम को बट एक्सपोज क्या है सबसे बाहर मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं होता है एंड बर्निंग प्रोसेस आप
ईजिली नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप नोट करके लिख सकते हैं दैट द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर सो एज टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर फ्रॉम इट विच वुड अदरवाइज इंटरफेयर विद द बर्निंग प्रोसेस। ओके, मैग्नीशियम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जनरली एग्जाम्पलर में आप देखेंगे जिसमें कि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन विद नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे व्हाट विल दे फॉर्म, दे विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। तो इसके नीचे आप इसका अगर सिंबल्स लिखें तो मैग्नीशियम के नीचे हम लिखेंगे Mg प्लस नाइट्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन आपको पता है नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, डायटोमिक गैस की तरह एग्जिस्ट करती है जस्ट लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक गैस है इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे N2 एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है, मैग्नीशियम नाइट्राइड को आप कैसे डिराइव करेंगे, ये रहा मैग्नीशियम, यहाँ पे है नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम इज +2, नाइट्राइड इज -3। तो इसमें आप क्या देखेंगे Mg3N2, ठीक है, Mg3N2 जो है ये बनेगा प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन ये रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने क्या बनाया आपस में रिएक्ट करके, मैग्नीशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला Mg3N2 है। तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। इस एक्टिविटी 1.2 जिसमें कि हमें देखना है हाउ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब आपके सामने बनी हुई हैं। हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग कलरलेस सॉल्यूशन लेंगे। पहले में हमने लिया है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड दैट इज़ ऑल्सो अ कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो या तो आप इस का कंटेंट इस टेस्ट ट्यूब में डालिए या इस वाले टेस्ट ट्यूब का कंटेंट इसमें डालिए या किसी थर्ड टेस्ट ट्यूब में मिक्स करिए। अल्टीमेटली आपको मिक्स करना है इन दोनों सॉल्यूशंस को। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आपस में मिक्स करते हैं ना, तो इससे 2 न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनमें कि एक है पोटेशियम नाइट्रेट जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है एंड द अदर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इज लेड आयोडाइड जो कि येलो पीपीटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में क्या है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, जबकि प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखिए। लेड नाइट्रेट इज 1 रिएक्टेंट, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, दूसरा जो रिएक्टेंट है वो क्या है पोटेशियम आयोडाइड KI। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन दोनों रिएक्टेंट्स को तो एक बना है लेड आयोडाइड तो हमने लिखा उसको PbI2 और दूसरा जो प्रोडक्ट बना है दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होगा KNO3। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले डिराइव करने आते हैं आई होप। ठीक है, तो अब देखिए आपको मैंने क्या बोला था कि लेड नाइट्रेट एक कलरलेस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब भी कोई कलरलेस सॉल्यूशन होता है उसके नॉट कलरलेस सॉल्यूशन मतलब कभी भी कोई अगर हम सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके ब्रैकेट में आप हमेशा लिखेंगे एक्वस। ऐसे ही KI इज़ ऑल्सो पोटेशियम आयोडाइड, इसका सॉल्यूशन है तो इसके ब्रैकेट में भी क्या आएगा एक्वस। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला पोटेशियम नाइट्रेट इसमें सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो ये भी क्या आएगा एक्वस। एंड जो भी प्रेसिपिटेट होता है जो सेटल डाउन होता है किसी भी रिएक्शन में उसका फिजिकल स्टेट हमेशा होता है सॉलिड। ठीक है, तो ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन को जब हमने आपस में मिक्स किया दे फॉर्म्ड 2 न्यू प्रोडक्ट्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो 2 एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स करने पे एक जो प्रोडक्ट है वो तो एक्वस था लेकिन जो दूसरा नया प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है सॉलिड स्टेट में बना है। सो वी विल राइट 2 हियर। सो जो टर्म हमने इसमें यूज़ की है दैट इज़ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या चीज़ होती है, जब भी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है, जब भी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो और वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमेशा
टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट सेटल्स डाउन इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, और इसकी फिजिकल स्टेट हमेशा सॉलिड होती है। ये प्लीज़ याद रखिएगा। सो इस चैप्टर में आप बहुत फिजिकल स्टेट्स काफ़ी फॉर्मूलों के आगे लिखेंगे। तो फिजिकल स्टेट्स हम इसमें 4 तरीके से लिखते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। ठीक है, अभी ऊपर जो एक्वस टर्म आपको लिखवाई ऐसे विद इन ब्रैकेट्स, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखिए, एक्वस का मतलब हमेशा होता है, एक्वस इज एक्चुअली, आपने फिजिकल स्टेट जो पढ़ी है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ी है ना, तो एक्वस कहाँ से आया? तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको बहुत ईजिली पता है कि क्या चीज़ होती है, बट एक्वस इज अ काइंड ऑफ लिक्विड सोल्यूशन जिसमें कि जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। तो कोई भी चीज़ अगर हमने वाटर में डिसॉल्व करके बनाई है तो हमेशा उसके ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? एक्वस लिखेंगे। ठीक है, तो वाटर कभी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है तो उसके ब्रैकेट में या तो लगेगा लिक्विड या तो उसके ब्रैकेट में लगेगा गैस। लिक्विड कब? जब वो वाटर की फॉर्म में है, H2O के ब्रैकेट में। गैस कब लगेगा? जब भी वो स्टीम के फॉर्म में है या वेपर्स के फॉर्म में है, तो हम H2O के ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? गैस लगाएंगे। ठीक है, H2O आप कहेंगे, H2O की एक और फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड। ठीक है, तो ये हम क्यों नहीं लगा रहे? बिकॉज देर आर वेरी फ्यू रिएक्शंस जिसमें कि वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड या फिर आइस की फॉर्म में। तो ऐसी रिएक्शंस यू वोंट कम अक्रॉस इन 10th स्टैंडर्ड, बट अगर आइस रिलेटेड, आइस अगर लिखा हुआ है रिएक्शन में, तब आप इसमें सॉलिड लिखेंगे, बट आई डोंट थिंक यू विल कम अक्रॉस एनी सच इक्वेशन एट योर लेवल। तो आप बस 10th लेवल में याद रखिए कि H2O के ब्रैकेट में या तो आपको लिक्विड लगाना होगा या गैस। आप कभी भी H2O के ब्रैकेट में एक्वस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर को वाटर में डालने पे वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो वाटर ही रहेगा। सो H2O उस टाइम पे जो उसकी फिजिकल स्टेट होगी दैट विल बी अ लिक्विड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इनकी फिजिकल स्टेट्स हम कई बार देखेंगे। तो फिर से अगर हम इस रिएक्शन में आएँ जिसमें हमने क्या लिखा था कि लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, कभी भी सॉल्यूशन वर्ड लिखा है तो उसमें आपको ये एज्यूम करना है कि वो वाटर के साथ मिलके ही सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को हमने वाटर में डाला तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन बना। पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो प्रोडक्ट में इसको हमने एक्वस कहा, बट बीइंग अ प्रेसिपिटेट, ये एक सॉलिड होता है जो कि रिएक्शन मिक्सचर में सेटल डाउन हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली है। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 1.3 जो हमने पढ़नी है। उसको पढ़ने से पहले आपके सामने यहाँ पे एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ भी हम इसको बोलते हैं, ये लिखी गई है, जिसमें आप देखेंगे दे आर वेरियस मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोगों को ये ऑलरेडी आती होगी, जूनियर क्लासेस में स्कूल्स में याद करवाई जाती है, बट अगर आपने ये फर्स्ट टाइम देखी है तो आप इसको याद रखेंगे कि ये जो एक्टिविटी सीरीज़ है इसमें केवल हाइड्रोजन है जो कि एक नॉन मेटल है, तब भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी जितने भी आप यहाँ पे देखेंगे ऑल दीज आर द मेटल्स। ठीक है, तो इस एक्टिविटी सीरीज़ में टॉप में आता है पोटेशियम एंड बॉटम में इसमें आता है प्लैटिनम। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा है ना आपने कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा है, मतलब जो टॉप पे है पोटेशियम दैट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, एंड जो बॉटम में होगा प्लैटिनम दैट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है इसी ऑर्डर में, आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। तो ऑर्डर क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, तो इसमें हमने हाइड्रोजन को अलग से इसलिए मार्क किया है बिकॉज दिस इज़ अ नॉन मेटल जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में है। बट इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या हैं? इसमें मेटल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी को पढ़ने से पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर में एक तो एक्टिविटी 1.3 में इसका यूज़ है, देन देयर इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी हम इसको देखेंगे, एंड देन देयर इज़ वन चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें फिर से आपको ये एक्टिविटी सीरीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
होती है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़, तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा बिफोर गोइंग थ्रू द एक्टिविटी 1.3. This is activity 1.3. Please look at the setup very carefully. आपने देखा एक्टिविटी 1.3 में that we have seen the reaction between zinc granules and dilute acid. तो dilute acid हम क्या क्या ले सकते हैं? dilute acid में we can take acid as dilute H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, या फिर डाइल्यूट HCl जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो इनकी अगर हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखें, सो जिंक जो कि ग्रेन्यूल्स हैं सॉलिड, दे रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड या कोई सा भी एसिड, प्लीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, कोई सा भी एसिड होता है वो अपना एसिडिक बिहेवियर केवल और केवल तब शो करता है अगर हम उसको वाटर में डालते हैं. ठीक है, सो इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन वाटर तो इसमें हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एक्वस. सो एसिड्स के लिए एज वेल एज बेसिस के लिए भी याद रखिएगा कि एसिड्स या बेसिस कभी भी रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके ब्रैकेट में हम हमेशा एक्वस लिखेंगे, क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस शो देयर एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन वाटर. ठीक है, तो इस रिएक्शन को फर्दर पढ़ने के लिए आपको मैंने कहा था कि ये एक्टिविटी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए, जिसमें आप देख रहे हैं जिंक कम्स अबव हाइड्रोजन. इस एक्टिविटी सीरीज़ में जो जितना ऊपर होगा एक्टिविटी सीरीज़ में वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा. सो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना. तो जिंक अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसमें क्या होगा, देखिए जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो जिंक हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, तो जब H2 यहाँ से हट जाएगा दैट विल फॉर्म ZnSO4, दैट विल बी एक्वस, प्लस H2 गैस होती है आपको पता है जो कि उसमें से इवॉल्व होगी. ठीक है, सेकेंड आफ्टर दिस इज नेक्स्ट, इसमें केमिकल इक्वेशन हम देखेंगे द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद HCl. तो अगेन इसमें हम क्या लिखेंगे, जिंक सॉलिड प्लस HCl एक्वस. ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से, जैसे Zn और SO4 था यहाँ पे बना प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे Zn और Cl होना चाहिए, तो लेकिन ये ZnCl ना होके जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं अपने आप, जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2 प्लस H2 गैस इसमें से इवॉल्व होगी. ठीक है, ये नंबर क्यों लगाया उसके लिए आपको बैलेंसिंग का वेट करना होगा. ठीक है, तो ये है इसकी केमिकल इक्वेशन. इसमें भी दो ऑब्जर्वेशंस आप देखते हैं, जिनमें कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, अभी अभी हमने देखा दैट द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, एंड द सेकेंड वन इज दैट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेज. ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी कॉनिकल फ्लास्क में या बीकर में या किसी टेस्ट ट्यूब में अगर आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं. ठीक है, नाउ इस एक्टिविटी में आप दो ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, जिनमें कि पहला है हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, जो कि आपने इक्वेशन में देख लिया था ऑलरेडी, एंड द सेकंड वन इज दैट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस. ठीक है, अगर मान लो इस रिएक्शन को जिंक ग्रेन्यूल्स को आपने डाइल्यूट एसिड दैट कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर जिंक को आपने किसी डाइल्यूट एसिड में डाला है और कोनिकल फ्लास्क लेट से वो, ठीक है, तो कोनिकल फ्लास्क को अगर आप बाहर से टच करोगे यू विल सी कि वो पहले से थोड़ा हॉट हो चुका है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले जो उसका टेम्परेचर था आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देन वी कॉल सच रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर व्हेनेवर द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेज वी से कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो फिलहाल के लिए बस आप ये याद रखिए दो ऑब्जर्वेशंस, कि पहली ऑब्जर्वेशन में ये होती है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, एंड द सेकंड वन इज दैट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस. I hope the topic is clear to you. In case of any query or doubt, please feel free to reach back. All the best for your exam preparation.